जैसा कि आप लोगों को पिछला यूनिट यानी कि पिछला वीडियो में यूनिट 4 के बारे में डिस्कस किया गया था, जो यूनिट का नाम है डियर लेवलिंग। आप लोगों को डिस्कस कर चुके थे लेवलिंग क्या है, लेवलिंग के कंपोनेंट, डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं लेवलिंग के, ये सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज का जो सेक्शन है डियर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेक्शन के अंतर्गत आपको इस से यानी कि 6 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस सेक्शन में आपको फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा इस न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है डियर। यानी कि न्यूमेरिकल इस सेक्शन में नहीं बताया जाएगा, ओनली फॉर कॉन्सेप्ट इस सेक्शन के अंतर्गत आपको दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो इस यूनिट का इस सेक्शन और इसके बाद का जो सेक्शन रहेगा वह लास्ट रहेगा। उस सेक्शन के अंतर्गत आपको वैसे न्यूमेरिकल को बताए जाएंगे जो आपको एग्जाम में 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स के नेसेसरी है, आपको पूछना ही पूछना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इस सेक्शन और अगला सेक्शन मिस ना करें डियर। आप लोगों को आज के सेक्शन के अंतर्गत लेवलिंग के मेथड के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कितने प्रकार से हम लेवलिंग कर सकते हैं, यानी कि लेवलिंग करना है हमको तो किस किस मेथड के तहत हम लेवलिंग करेंगे। तो डिस्कस करते हैं लेवलिंग के मेथड के बारे में। देखिए लेवलिंग क्या है, एक बार ओवरव्यू करते हैं। जो भी हम वर्टिकली मेजरमेंट करते हैं डियर वो मेरा लेवलिंग होता है। जो भी वर्टिकली मेजरमेंट करते हैं डियर वो मेरा क्या होता है, लेवलिंग होता है। जो भी वर्टिकली मेजरमेंट करेंगे डियर वो मेरा लेवलिंग होगा, इसको ही लेवलिंग कहते हैं। अब बहुत सारे पार्ट आए थे, इंटरमीडिएट साइड क्या होते हैं ये सब तो डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे डियर सेक्शन के अंतर्गत तो आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अब आपको नहीं समझ में आएगा। तो सेक्शन के अंतर्गत यह रखना डियर कि कम टाइम के अंतर्गत आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को क्लियर किया जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। चलिए देखते हैं मेथड ऑफ लेवलिंग। तो मेथड ऑफ लेवलिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला जो प्रोसेस है मेरा वह है ट्रिग्नोमेट्री, यानी पहला प्रोसेस है ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेवलिंग को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे जस्ट अभी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। फिलहाल सेकेंड जो मेथड है वह सेकेंड मेथड होता है बैरोमीटर। अब देखिए बैरोमीटर क्या है और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डियर। तो आप टेंशन मत ले, फिलहाल इसको आप नोट करिए। एप्पल का जुगाड़ तो दोनों थिया वाइट आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब पारा पारी डिस्कस करते हैं, यानी टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बैरोमीटर क्या है। देखिए आपको जो भी सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर नोट नहीं करवाया जाएगा, पिछला वीडियो में नोट करवाया जाता था बट यहाँ पर आपका नोट नहीं करवाया जाएगा क्योंकि टाइम को देखते हुए चलना है। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा और जस्ट कॉन्सेप्ट का फुल न्यूमेरिकल जो होगा आपको PDF के फॉर्म में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है। ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब हुआ डियर कि यह किसी न किसी तो ट्रायंगल से रिलेटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्री है तो साइन कोस टैन थीटा ये किससे आएंगे, तो यह ट्रायंगल से आएगा। देखिए मान लीजिए ट्रायंगल एक बनाए हम, यह राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए आप लोग, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्टेंस होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्टेंस हम h मान लिए, राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्टेंस h मान लिए और इसका बेस मान लिया d है, इसका बेस मान लिया d है। तो देखिए क्या इससे डिफरेंस है, देखिए डिफिनेशन तो यहाँ पर बोल देने से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डिफिनेशन को खुद बनाना सीखिए। ये ट्रायंगल के हिसाब से देखिए जस्ट आपके सामने हम डिफिनेशन को यहाँ पर सोल्व करेंगे इस ट्रायंगल के हिसाब से। ट्रिग्नोमेट्री के मीन्स यही होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या कहता है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन, यह डिफरेंस करता है यानी कि द डिफरेंस बिटवीन सुपर एलिवेशन। जो सुपर एलिवेशन कहने का मतलब हुआ कि टैन थीटा सुपर, एक सेकेंड,
सुपर एलिवेशन कहने का मतलब हुआ कि tan थीटा, और tan थीटा को ई से भी डिनोट करते हैं, tan थीटा को ई से भी डिनोट करते हैं। तो जस्ट इसका ही डिफिनेशन निकल रहा है। देखिए कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन सुपर एलिवेशन, वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जो सुपर एलिवेशन होता है और डिस्टेंस होता है वर्टिकल के, देखिए जो सुपर एलिवेशन मतलब ई हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस हुआ, जो वर्टिकल डिस्टेंस आपका h है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन के नाम से जानते हैं। और सुपर एलिवेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब देखिए एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट जान सकते हैं कि क्या, देखिए यहाँ पर हम क्या जान सकते हैं डियर, कि d बराबर क्या हो सकता है बताइए, या tan थीटा बराबर बेस बाई क्या होता है बताइए, बेस बाई tan थीटा बराबर होता है लंब बाई बेस। क्या होता है, लंब बाई बेस। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बाई बेस। अब यहाँ पर लंब क्या है बताइए आप लोग, यहाँ पर लंब क्या है, तो लंब तो यही ना हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यानी कि tan थीटा बराबर बेस बाई सॉरी लंब बाई बेस होता है, यानी p बाई b। तो यहाँ पर जो लंब हो जाएगा वह h हो गया और बेस हो गया वह d हो गया। यहाँ से अगर हाइट निकाले d है तो d tan थीटा हाइट आ जाएगा, d tan थीटा हाइट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग कि यहाँ पर क्या कीजिए, h के जगह वैल्यू को पुट कर दीजिए, h के जगह वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए e बराबर क्या आया था आपका h के जगह वैल्यू को पुट कीजिए, d tan थीटा माइनस में क्या था d, माइनस में d था, d कॉमन लेंगे डियर तो tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा। यही आपका क्या आया, सुपर एलिवेशन आ गया, यही आपका आ गया सुपर एलिवेशन। तो आई होप आप समझ चुके होंगे सुपर एलिवेशन क्या होता है, और जो ट्रिग्नोमेट्री मेथड के थ्रू हम लेवलिंग कर रहे थे वह क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं, कहता है इसका डिफिनेशन इस फिगर के थ्रू कि द सुपर एलिवेशन इज डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल डिस्टेंस टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यानी जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपका h और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को सुपर एलिवेशन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मेथड में हम सुपर एलिवेशन को डिटर्मिनेशन करेंगे, उसी का डिफिनेशन फाइंड आउट हो गया। तो देखिए आप लोग इस फिगर के थ्रू हम कितना इजी वे से आपको डिफिनेशन ऐसा बताएं, आपको यहाँ पर ही टोटल का टोटल रिमेंबर माइंड में हो गया होगा। सो आप इतना कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। अगला बताते हैं, चलिए सेकेंड के बारे में डिस्कस करते, जो आपका बैरोमीटर था। अब बैरोमीटर क्या है, नाम से ही जानते हैं आप लोग। एक बार बताइए डियर कि बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज बैरोमीटर यूज, बैरोमीटर किसमें यूज किया जाता है बताइए आप लोग। तो बैरोमीटर से डियर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी बैरोमीटर के थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। सो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बैरोमीटर इज यूज फॉर द, बैरोमीटर का यूज किस में किया जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने में हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। चलिए ये सब आप नोट करते जाइए। देखिए कॉन्सेप्ट जितना भी बोर्ड पर आप लोगों को बताया जाए उसको नोट करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव व्यू से भी और सब्जेक्टिव व्यू से भी। अगर आपको डियर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कोई भी डिफिनेशन खुद से बनाइएगा, खुद से आप लीजिएगा और लगेगा कि हाँ मैं डिफिनेशन जानता हूँ। चलिए देखिए बैरोमीटर क्या होता है। यदि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इनडायरेक्टली चेंज करता है। यदि आपका बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनडायरेक्टली चेंज करता है, क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इनडायरेक्टली चेंज करता है। देखिए यह जो बैरोमीटर है यह तब यूज किया जाता है, यह मेथड तब यूज किया जाता है, यह इंस्ट्रूमेंट तब यूज किया जाता है जब आपका इनडायरेक्टली जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, करने लगता है, गिरने लगता है, डिक्रीज करने रहता है, यानी चेंज करता है। लो से हाई होता है, हाई से लो होता है। ये हम नहीं कहेंगे कि डिक्रीज करता है, बल्कि ये कहेंगे कि बैरोमीटर इज दिस यूज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द लेवलिंग इज व्हेन द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर मेथड या इंस्ट्रूमेंट का ही आप लोग जो कह सकते हैं, ठीक है, अब यूज करते हैं जब मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनडायरेक्टली क्या होता है,
चेंज करने लगता है तब हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। सो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। अगला में डिस्कस करते हैं आपकी रिकॉर्डिंग बुक क्या होते हैं। आप एक सिविल इंजीनियर हो, आपके पास रिकॉर्डेड बुक होगा। दिस रिकॉर्डेड बुक क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप नोट कीजिए। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए, जो यानी रिकॉर्डेड बुक है वो आपको 4 मार्क्स में पूछता है, आपको 4 मार्क्स में पूछता है। रिकॉर्डेड बुक, देखिए रिकॉर्डेड बुक क्या है। रिकॉर्डेड बुक जो है आपको 4 मार्क्स में पूछना है। मान लीजिए आप एक क्या हो, सिविल इंजीनियर हो, आपको साइट में दिया गया, आप जाइए साइट के बारे में आप क्या कीजिए, जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन कीजिए। साइट में जाके आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ठीक है, आप सिविल इंजीनियर हो गए हो, साइट में इन्वेस्टिगेशन किए, तो इन्वेस्टिगेशन किए तो आपको वहाँ पर कोई टेम्पल मिला होगा, ठीक, कोई रिजर्वायर मिला होगा, कैनाल मिला होगा। साइट है तो कुछ भी मिल सकता है ना, नंबर ऑफ ट्री मिले होंगे, स्वेप मिले होंगे, कुछ भी मिल सकता है। रिवर, माउंटेन, टेम्पल, हाउस, किसी का बिल्डिंग, किसी का इंडस्ट्री भी मिल सकता है। यानी आपको कुछ भी साइट में मिल सकता है, तो वो सबको गिनती करते हैं नंबर ऑफ आइटम में। किसमें? नंबर ऑफ आइटम में। तो मान लीजिए आपको नंबर ऑफ आइटम मिल गए, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं ना है कि आप गए 24 घंटा के अंदर ही पूरा साइट का सिलेक्शन यानी इन्वेस्टिगेशन कर लिए, नहीं। आप आज कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, परसों कुछ करेंगे, यानी कि आप रोज पर डे कुछ ना कुछ वर्क करेंगे इस साइट में। तो वह जो होता है डेज, यानी नंबर ऑफ डेज। अब आप कितने कितने दिन में कौन कौन तारीख के नंबर ऑफ, यानी कि तारीख डेट बाय डेट किए हो, वो सब के बारे में। आप मान लीजिए आपका नाम, यानी आप किए आज, आपको किसी वजह आप नहीं कर पाए, आपको मान लीजिए कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो आप साइट में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, तो आपसे जो अगला आएगा सुपरवाइजर इंजीनियर, वो साइट में करेगा इन्वेस्टिगेशन, तो उसका नाम, यानी जो डिफरेंट इंजीनियर लोग साइट में जो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनका नाम। ये सब का नाम आप तो कर रहे हो, ठीक हो, आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो भी जान रहा है, ठीक। बट गवर्नमेंट क्या चाहता है? गवर्नमेंट देखता है प्रूफ। गवर्नमेंट क्या देखना है कि हमको क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। गवर्नमेंट क्या खोजता है कि हमको प्रूफ चाहिए, कि तुम प्रूफ दो कौन किया है साइट में इन्वेस्टिगेशन, कौन डेट में किया है, क्या नहीं किया। तो गवर्नमेंट क्या खोजता है डियर? प्रूफ को खोजता है। तो आप प्रूफ कैसे दोगे? किसी न किसी पेज पर नहीं दोगे, क्योंकि इतना मनी सारा वर्क है यार, इतना सारा सा वर्क है, प्रूफ खोजता है गवर्नमेंट, तो इतना सारा वर्क है, तो इतना सारा वर्क को आप कैसे एक पेज में शो कर पाओगे? मान लीजिए आप नंबर ऑफ पेज 10 लिए, 12 लिए, 13 लिए, 14 लिए, कितना भी लिए, तो पेज एक होता है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट देता है आपको, एक रिकॉर्डेड बुक देता है। क्या देता है? रिकॉर्डेड बुक देता है। इसी का नाम रिकॉर्डेड बुक है। तो रिकॉर्डेड बुक क्या है आप समझ चुके होंगे, सो नोट कर लेते हैं कुछ पॉइंट को रिकॉर्डेड बुक में। रिकॉर्डेड बुक क्या है? तो रिकॉर्डेड बुक में जो हम रिकॉर्ड करते हैं वह क्या करते हैं? डेट को करते हैं, कि डेट क्या है, डेट को करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स को करते हैं, कौन कौन सा नंबर ऑफ आइटम्स है उसको हम रिकॉर्डेड बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? नंबर ऑफ पेज में करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पेज करते हैं, कितना नंबर ऑफ पेज है। उसके बाद क्या करते हैं? नेम ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर के नाम के बारे में, यानी नेम उसमें क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। आगे क्या करते हैं? साइट के नाम, यानी कि साइट का नाम क्या है, ये सब के बारे में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि कौन सा आप सर्वे कर रहे हो। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका पिछले जो चैप्टर में आप पढ़े थे कि मान लीजिए, पिछले चैप्टर छोड़िए, यही चैप्टर थे, ठीक। लेबलिंग क्या हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए ले सकते हैं? नहीं, वर्टिकल के लिए ले सकते हैं। यानी अलग अलग
क्या बोले, अलग अलग साइट, अलग अलग प्लेस, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग सर्वे का यूज करते हैं। तो वही हो गया डियर कि टाइप्स ऑफ सर्वे, आप कौन सा सर्वे कर रहे हो, क्या आप प्लेन एरिया के लिए कर रहे हो या वर्टिकली एरिया के लिए कर रहे हो या हिली के लिए कर रहे हो, ये सब का होता है साइट। उसके बाद होता है कि उसके बाद यह हुआ कि आप कौन से ईयर में सर्वे कर रहे हो। मान लीजिए आप एक सर्वेयर हैं, गवर्नमेंट काम ऐसे भी जल्दी नहीं होता है, बोले तो जल्दी नहीं होता। इस वर्ष मिला आपको प्रोजेक्ट कि आप यह इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप किसी वर्ष सरकारी वर्ष यानी सरकार के प्रॉब्लम आप इस वर्ष इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, तो उसी काम को नेक्स्ट वर्ष दिया गया। तो आप देखो यानी ईयर्स बाय ईयर्स तो चेंज हो रहा ना, आप इस वर्ष नहीं कर पाए अगला वर्ष दिया गया, किस वर्ष अगला वर्ष भी नहीं हुआ तो उसके अगला वर्ष दिया जाए। तो यही जो होगा यानी ईयर्स को बारे में भी शो करता है कि कौन सा ईयर्स में कितना काम हुआ, आधा इस वर्ष में हुआ कि आधा उस वर्ष में हुआ, ये सब के बारे में शो करता है। उसके बाद देखिए पेज नंबर शो करता है, यानी कि रिकॉर्डेड बुक में ढेर सारा बुक है तो इतना उसके पास टाइम नहीं होता कि पूरा का पूरा पलटे लगे गवर्नमेंट, तो उसके लिए एक अलग सा पेज में नोट कर लिया जाता है कि ये जो पेज नंबर है यानी कि पेज नंबर 90 में इस वर्क को शो किया गया, पेज नंबर 100 में इस वर्क को शो किया गया, तो वहाँ से क्या देगा, पेज नंबर सिर्फ मिलाएगा और पेज अलग से पेज नहीं। रिकॉर्डेड बुक जिस तरह मान लीजिए आपके पास क्लासमेट का कॉपी होता है, ठीक है, तो उसके फर्स्ट पेज में दिया रहता है कुछ इंडेक्स, इंडेक्स जिसको आप बोलते हो वही इंडेक्स में ये सब शो किया रहता है और पेज नंबर देखता है गवर्नमेंट और क्या करता है वहाँ पर वर्क को जाकर चेक कर लेता है। तो आई होप आप समझ चुके हैं रिकॉर्डेड बुक क्या है। फिलहाल इसको आप नोट कीजिए, बट आप टेंशन मत लेना यार, क्योंकि मैं नोट्स जो आपका एक कंफर्टेबल नोट्स होता है आपको एग्जाम ऑफ व्यू से पास करने के लिए, ओनली फॉर एग्जाम ऑफ व्यू से पास करने के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप क्रोम से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अगला है जो आपका बहुत ही मस्त पॉइंट है, जिस पॉइंट के मदद से आप क्या करेंगे, 6 मार्क्स गेन करेंगे न्यूमेरिकल में, अगर आपको समझ में आता है तो। अगर नहीं आता यार कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तो मैं अगला सेक्शन के अंदर फिर से इसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते जाता है, क्योंकि अगला सेक्शन में आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको यूनिट 2 ही बचेगा, जो मंथली यानी कि बोले तो 15 से 20 दिन के डेज के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा, यानी इस महीना के लास्ट आपका सर्वे का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। उसके बाद चलते हैं 6 मार्क्स की ओर, जो आपको न्यूमेरिकल बताएगा। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कीजिए, फोकस कीजिए, माइंड अगर कहीं भी देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट का क्या होता है कि आप लोग फोकस नहीं कर पाते हो, आपका जो माइंड है डियर वह इधर उधर क्या होता है स्टडी करते समय भटकने लगता है। तो भटकाइए मत डियर, अब क्या कीजिए स्टडी करते समय बढ़िया से फोकस कीजिए। आप 1 घंटा ही स्टडी कीजिए लेकिन फुल कॉन्सेप्ट ले लीजिए, वो कहीं बेहतर है 24 घंटा बैठे रहने से। तो चलिए देखते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको HI के नाम से भी जानते हैं। HI का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या होता है देख लेते हैं। H मीन्स होता है डियर हाइट, H मीन्स क्या होता है हाइट होता है, और I पर होता है इंस्ट्रूमेंट, यानी HI के मीन्स क्या हुआ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, लेवलिंग का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। किसके मदद से, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के मदद से। इस सेक्शन के अंदर आपको थ्योरी बताया जाएगा, अगला सेक्शन के अंदर आपको फुल न्यूमेरिकल बताया जाएगा, जो आपका यूनिट लास्ट हो जाएगा। तो चलिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या कहता है, देखिए इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है। यानी देखिए मान लीजिए कुछ इस तरह से एरिया रहता है लेवलिंग में, मान लीजिए है
कुछ इस तरह से एरिया है। तो प्रत्येक पॉइंट पे जो इंस्ट्रूमेंट सेट मेजर करना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ लेवलिंग करना, यहाँ से यहाँ लेवलिंग करना, यहाँ से यहाँ लेवलिंग करना, ठीक। मान लीजिए डिफरेंट पॉइंट पे हमें क्या करना है डियर, लेवलिंग करना है। और डिफरेंट पॉइंट में क्या होगा, हाइट, यानी कि डिफरेंट पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे। मान लीजिए मेरा एरिया है, इस एरिया में इस तरह से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे तो उसका मेजरमेंट इसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के मदद से। इस एरिया को, यह हो गया इंस्ट्रूमेंट और यह एरिया, इस दोनों पॉइंट को मेजरमेंट करते हैं। और इसको जो यह इंस्ट्रूमेंट है डियर, उसको सेट कहाँ करते हैं, तो एडिंग पॉइंट, जहाँ पर बैक साइड और फ्रंट साइड, बैक साइड और फ्रंट साइड यानी तो फोर साइड, ठीक। बैक साइड और फोर साइड जहाँ पर ऐड होता है उसी जगह, उस जगह भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम वहाँ पर डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं, डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि यह जो होता है वह टर्निंग पॉइंट में भी यूज किया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि टर्निंग पॉइंट इज यूज एज इंस्ट्रूमेंट, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो था वो आपको थ्योरी नहीं पूछता है, थ्योरी नहीं पूछता, इस पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए देता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बताएंगे आप लोगों को। तो ज़्यादा इस पे थ्योरी पे आप फोकस नहीं दीजिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना ही जानिए कि एवरी पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट सेट होता है जहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और साथ साथ क्या होता है, साथ साथ यह टर्निंग पॉइंट में भी सेट होता है, फोर साइड बैक साइड में भी सेट होता है। वहाँ से सुपर एलिवेशन के लिए रिड्यूस लेवल, ये सबको हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो इतना नोट कीजिए, फुल फॉर्म देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि हाइट ऑफ यानी एचआई का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला देते हैं, राइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी सॉरी राइज और फॉल मेथड। राइज और फॉल मेथड क्या है, यह जो है वह सेकेंड मेथड है लेवलिंग डिटर्मिनेशन करने का न्यूमेरिकल को, ठीक। क्या है, राइज फॉल मेथड, जिसको RFM के नाम से भी जाना जाता है, RFM के नाम से भी जाना जाता है। जो R फॉर होता है डियर राइज, R फॉर होता है राइज और F फॉर होता है फॉल और M पर होता है मेथड, ठीक है। राइज फॉल मेथड, राइज फॉल मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का सोल्व करेंगे। फिलहाल अभी इसको जानते हैं यह है क्या। जिस तरह से डियर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में एवरी टर्निंग पॉइंट में इसको सेटअप कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को आप एवरी टर्निंग पॉइंट में सेटअप करके डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। इसको वहीं पर यानी राइज और फॉल मेथड वहीं पर यूज करेंगे जहां पर टॉप पॉइंट के बीच, इस पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में रिड्यूस लेवल ज्ञात करना हो, दो पॉइंट के बीच रिड्यूस लेवल ज्ञात करना हो, तो हम राइज और फॉल मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, बोलता है कि इस मेथड को वहीं पर यूज करेंगे जहां पर मेरा सेम पॉइंट हो। सेम पॉइंट करने का मतलब जितना मेरा हाइट यानी जितना मेरा हाइट एरिया का यहाँ पर है उतना ही हाइट एरिया का यहाँ पर भी होना चाहिए, यानी सेम पॉइंट जहाँ पर रहेगा वहीं पर हम राइज और फॉल मेथड को यूज करके, ठीक है। आगे देखो, यह जो है वो स्मॉल और ग्रेटर होता है, यानी कि छोटे छोटे एरिया को निकालने के लिए यह स्मॉल ग्रेटर होता है, यानी ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि स्मॉल एरिया के लिए एक्यूरेसी कौन देने के काम करता है, तो यह होता है राइज और फॉल मेथड। स्मॉल एरिया के लिए राइज और फॉल, देखिए यह दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को डिटर्मिनेशन करता है और दो पॉइंट के सेम पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। बट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करता है एवरी टर्निंग पॉइंट में सेटअप करता है, यानी आपको देखिए, आपको अगर इस पॉइंट में सेट कर दिया गया है और इस पॉइंट ऐसे है, यहाँ पर निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस लिया जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। बट जो राइज और फॉल मेथड होता है वह यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे दो के बीच डिफरेंस निकाला जाता है राइज और फॉल मेथड में। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से आपका 1 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है स्मॉल एरिया वाला। सो आप नोट कर लीजिए। आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन राइज और फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड।
आई होप इसको नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन राइज और फॉल मेथड। ये आपको 4 मार्क्स में पूछता है डियर, सो आप इसको अच्छा से देखिएगा। देखिए डिफरेंस बिटवीन राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो हम जस्ट अभी डिफरेंशियल में बताए थे कि ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है वो आपका एक्यूरेसी क्या देता है, लेस देता है, लेस एक्यूरेट देता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जो है आपका लेस एक्यूरेट है। जब भी ये आपका लेस ऑफ एक्यूरेट देगा, ये क्या होता है, लेस ऑफ एक्यूरेट। जब ये लेस ऑफ एक्यूरेट देगा तो यह क्या देगा, मोर एक्यूरेट देगा, यानी ये ज्यादा एक्यूरेसी को देगा। आगे देखिए, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है वह लेस कॉम्प्लेक्स है। क्या है, यह जल्दी नहीं निकाल, सॉरी, यह जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड वह रैपिड रिजल्ट देता है, यानी यह जो मेथड है वह आपको जल्दी सोल्व कर देता है। क्या कहता है, जल्दी सोल्व करता है। रैपिड, रैपिड मतलब जल्दी। यह जो है वह कॉम्प्लेक्स है, यानी यह जल्दी सोल्व नहीं करता है। राइज और फॉल मेथड जल्दी सोल्व नहीं करता है। अब देखिए इसके थ्रू क्या करते हैं, इसके थ्रू हम चेक करते हैं रिड्यूस लेवल को। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिड्यूस लेवल को चेक कर दिया जाता है, और इसको थ्रू यानी राइज और फॉल के थ्रू इंटरमीडिएट पॉइंट, जो आपका इंटरमीडिएट पॉइंट होता है लेवलिंग में, राइज और फॉल के थ्रू क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। सो आप लोग को 3-4 बता चुके हैं डिफरेंस। आप लोग डिफरेंशियल से भी अपने से डिफरेंस बना सकते हो, इसमें कोई भारी चीज नहीं है। सो आप लोग बना लेना यार, यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक को क्लियर करना रहता है, तो आप इतना फिलहाल नोट कीजिए। आगे डिस्कस करते हैं डियर कि सोर्स ऑफ एरर लेवलिंग। यदि आप लेवलिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सा एरर डेवलप होने का चांसेस रहता है, सो डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। बेंचो बड़ी बोलबे कर वैसा। जो अब बुर्बक न रहे। देखिए सोर्स ऑफ एरर के बारे में हम जानते हैं कि लेवलिंग यदि हम करेंगे, लेवलिंग यदि हम करेंगे डियर, तो मेरा कौन कौन सा एरर आएगा उसके बारे में जानते हैं। सोर्स ऑफ एरर के बारे में जानते हैं फॉर लेवलिंग। लेवलिंग जब हम कर रहे हैं डियर तो कौन कौन सा एरर होगा। देखिए इसके बारे में अगर लेवलिंग को हटा दिया जाए तो बताइए सोर्स ऑफ एरर, चैन, टेप, इस सब में आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर बता दिया जा रहा है क्योंकि सिलेबस में है। आप लोग कहेंगे सिलेबस सर पूरा नहीं किए, तो देखिए लेवलिंग यदि करेंगे तो कौन कौन सा एरर आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेवलिंग में एरर कौन कौन सा आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आप मान लीजिए लेवलिंग कर रहे हो, आप खुद का लेवलिंग कर रहे हो, यहाँ पर फोकस करो मेरे बात पर। आप खुद का लेवलिंग कर रहे होंगे तो आपसे एरर आ गया इंस्ट्रूमेंट पकड़ने में, या किसी भी वजह से आपसे एरर आया, वह एरर क्या कहलाता है, पर्सनल एरर कहलाता है। कौन सा एरर कहलाता है, वह पर्सनल एरर के अंतर्गत आता है, यानी आपसे जो एरर होगा वह पर्सनल एरर के अंतर्गत आएगा, वह हो जाएगा मेरा पर्सनल एरर। ठीक है, अब अगला एरर देखिए, अगला एरर
अगर आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे होंगे, किसी न किसी कंपनी से बन के मैन्युफैक्चर होकर आएगा, तो वह जिस कंपनी मैन्युफैक्चर हुआ जिस कंपनी से, उसी कंपनी के थ्रू जिस इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा, उस इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आएगा वह एरर कहलाता है इंस्ट्रूमेंट एरर। वह एरर कौन सा कहलाता है? इंस्ट्रूमेंट एरर के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आप लेवलिंग में ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा पार्ट होता है जैसे मैग्नेट नीडल, ऐसा होते हैं जो आप किसी आयरन है, स्टील है, उससे क्या होता है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वेदरिंग है, मान लीजिए चुंबक है, ये सब से क्या होता है डिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी किसी फिजिकल यानी नेचुरली प्रोसेस से जो एरर आएगा आपके इंस्ट्रूमेंट में आए, चाहे जिस चीज़ में आए, वह कहलाता है नेचुरल एरर के अंतर्गत आता है। वह कौन सा एरर हो गया डियर? वह नेचुरल एरर के अंतर्गत आ गया। सो आपको जो है वह 3 ही एरर पढ़ना है जो आपको बता दिए। सो इस सेक्शन के अंतर्गत आपको यहीं तक रहने देते हैं। यहीं तक आपका क्या होता है डियर? द एंड होता है। और नेक्स्ट सेक्शन के अंतर्गत आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, जिस सेक्शन में आपका यूनिट नंबर 4 द एंड हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।